एक बार फिर आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। पहले पेट्रोल और डीजल दामों में इजाफा हुआ तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। इसके एक बड़ा कारण रूस और यूक्रेन में जारी जंग को बताया जा रहा है, जिसका असर घरेलू स्तर पर भी पड़ने लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। 6 अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 5 महीने बाद बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर के भाव में इजाफा किया है। कीमत बढ़ने के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की नई दर 949.5 रुपए हो गई है। तो लगातार चुनाव के बाद अब काफी महीनों के बाद जो ये इजाफा देखने को मिला है और जो ये जनता पर महंगाई की मार देखने को मिली है, इसी पर आज हम बात करने के लिए मौजूद है। और हमारे साथ में मौजूद हैं रूपेश गुप्ता भाजपा से और राघव दत्त मिश्रा समाजवादी पार्टी से, सैयद मोहम्मद तकी जी आम आदमी पार्टी से, आकिब नावेद कांग्रेस से हैं और शादाब हुसैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ में आज महंगाई को लेकर चर्चा में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो जो ये महंगाई की मार आम जनता पर अब चुनाव के ठीक बाद जो पड़ी है और जो ये जनता का हाल अब महंगाई को लेकर बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है, इसी पे आज चर्चा के लिए हम जुड़े हुए हैं। और सीधे सवाल हम सबसे पहले सत्ता सरकार में जो है भाजपा सरकार, हम उससे रख करते हैं। तो रूपेश गुप्ता जी, जो चुनाव के बाद 5 महीनों के बाद ये लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था और चुनाव जैसे ही खत्म हुए वैसे ही महंगाई की मार एक बार फिर जनता पर सीधे चुनाव के बाद पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप पहले तो नमस्कार सभी को जो लोग मुझसे जुड़े हो, सभी को नमस्कार। आपके केडीवी सभी लोगों को नमस्कार जी। आपका जो प्रश्न है उसमें एक तो आपने ये पहले कहा कि चुनाव को लेकर हम सरकार में रहते हैं, हमारा मकसद कोई चुनाव नहीं रहता जी। और ये निश्चित रूप से जो इस समय जो 2 साल में पूरी दुनिया जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से प्रभावित थी और उसके बाद ये बड़ी दुर्घटना यूक्रेन का जो और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, इससे सारी चीजें आप पूरी इसको खाली भारत से मत जोड़िए, अन्य देशों से भी इसको देखिए। उसकी तुलना आप जब भारत से करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की सरकार ने बहुत हद तक गरीब लोगों की चिंता की। ये आपको भी जब और देशों की अपेक्षा तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत सरकार लगातार इस मुद्दे पर चिंतित है। गरीबों के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? आपने अभी जैसा कहा कि गरीबों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लेकर के भी आए थे और महंगाई को लेकर के गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? लगातार गरीब तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के वो परेशानी नजर आ रहा है। अब 50 रुपए एकदम से अगर बढ़ा दिया जाएगा गैस सिलेंडर पर तो गरीब जो है और जो जनता गरीब है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन पर तो ये महामारी की तरीके से ज्यादा और भी बड़ी है ये बात तो जी। और ये आप खाली मैंने कहा आप हिंदुस्तान से तुलना मत कीजिए जी। आप अन्य देशों पे आप जाइए, उन देशों की स्थिति देखिए कि वहां पर क्या है। जो उपलब्धता जिस प्रकार से भारत सरकार के पास है, मोदी जी का पूरा प्रयत्न है कि किसी तरीके से गरीब जनता पर इसकी मार ना पड़ पाए। बहुत मजबूर होके ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि हमारे रूपेश गुप्ता जी जो भाजपा के नेता हैं बता रहे हैं कि बाकी देशों की अपेक्षा अगर बात करी जाए तो भारत में महंगाई कम है बाकी देशों की अपेक्षा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले मैंने भारत में महंगाई कम के लिए नहीं कहा है। नहीं, अभी आपने कहा अगर हम दूसरे देशों की बात करी जाए तो आपने अभी यही तो कहा कि दूसरे देशों की बात करी जाए तो उस पर भारत कहीं ना कहीं मजबूत है। मैं वर्तमान परिस्थितियां जोड़ रहा हूँ। आप इसको देखिए ना कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां दो शक्ति, जहां एक महाशक्ति युद्ध लड़ रही हो, दूसरा कोरोना की 2 साल की वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, उन 2 साल की परिस्थितियों में मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना के बाद तो अभी नवंबर के बाद ये चुनाव के बाद एकदम से कैसे बढ़ा दिया गया? सवाल ये है कि चुनाव के एकदम बाद, अगर चुनाव भी चल रहा था और 4 महीने 5 महीने बचे हुए थे चुनाव को लेकर के, चुनाव के एकदम के बाद नतीजों के आने के बाद जैसे कि ये बढ़ा दिया गया, 11 दिन का समय हुआ है उसमें ही बढ़ा दिया गया, तो ये अभी 3-4 महीनों के अंतराल में ये पड़ाव नहीं देखा जा रहा था। आप कोशिश करिए, बीच चुनाव में युद्ध शुरू हुआ है जी, और क्यों नहीं हुआ? पूरी विपक्ष अभी चिल्ला के गई है
पूरे चुनाव में गई ये चिल्ला चिल्ला के गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, किसने ये मुद्दा नहीं उठाया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वही विपक्ष तो लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर के चुनाव में भी विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा था, लेकिन ये मुद्दा जनता तक सामने क्यों नहीं पहुंच रहा था? और भाजपा सरकार ने अपने दावों में भी ये बात कहा था और ये बात बजट में भी सामने आई थी कि महंगाई को लेकर के हम बात करेंगे आगे और महंगाई पर देखा जाएगा आगे, लेकिन उसके बाद तुरंत जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं और महंगाई फिर से बढ़ा दी जाती है। आएंगे आपके पास में रुपेश जी, फिर से आएंगे आपके पास में। मोहम्मद तकी जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता रुपेश जी ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कोरोना काल के दौरान जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि जो दो देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया रशिया यूक्रेन के बीच, उसकी वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। जबकि कोरोना के दौरान जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत कम हो गई थी और क्रूड ऑयल का कंजप्शन बहुत कम हो गया था, जिससे पर बैरल रेट जो है क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए थे वो, क्योंकि उनका जो इतना उनका निकास है, इतना उनका उत्पाद था, उससे बहुत कम कंजप्शन हो गया था और वो डिस्काउंट के साथ जो है क्रूड ऑयल दिया जा रहा था। दूसरी बात, यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई है तो भारत सरकार की रशिया से बात हो गई है। रशिया भारत सरकार को जो है क्रूड ऑयल जो है वो डिस्काउंट पे देने को तैयार है और बहुत ज्यादा मात्रा में भारत जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है। साथ में ईरान भी जो है भारत को क्रूड ऑयल जो है वो भारतीय पैसे में देने को तैयार था, वो दे रहा है। उसने उधार भी कई साल दिया। और ओपेक नेशन के अलावा जो है अब मार्केट जो है जो लड़ाई हुई उस वजह से खुल गई है और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज और वो कंट्रीज जिनके पास बहुत ज्यादा भंडारण है क्रूड ऑयल का, वो भी अब जो है वो अमेरिका की दादागिरी में नहीं आ रहे हैं, वो भी अपने मार्केट में से जो अपने जगह से क्रूड ऑयल बेचने को तैयार हैं। तो ये कहना कि यूक्रेन में और रशिया की वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं या कोरोना के दौरान जो हुआ उसकी वजह से कोरोना के रेट बढ़े हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव के बाद एकदम से क्यों बढ़े? वहां यूक्रेन का रशिया का युद्ध तो चुनाव से 20 में शुरू हो गया था, जैसे उन्होंने खुद कहा, तो उस वक्त उन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं बढ़े? और लगातार जो गैस के रेट बढ़ रहे हैं 50 रुपए कई दिनों से लगातार बढ़ा जा रहे हैं पर सिलेंडर। तो इनकी जो जुला योजना थी जो मोदी सरकार ने बड़े शानदार तरीके से उसको लॉन्च किया था, महिलाओं के लिए बड़ी संवेदना से रखी गई थी और लोगों से कहा कि वो अपनी सब्सिडी को त्यागें ताकि जो महिलाओं को सिलेंडर दिया जा सके। अब इतना महंगा सिलेंडर जो है वो महिलाएं कहाँ यूज कर पाएंगी? 1000 के आसपास सिलेंडर के रेट आ गए हैं और बहुत से लोग, मेरे ही जानने में बहुत सारे लोग, मेरे घर में जो नौकरानी मुझसे कह रही थी कि अब तो मैं सिलेंडर नहीं यूज कर पाऊंगी, 1000 रुपए का सिलेंडर भैया मैं महीने में कैसे यूज करूंगी, जबकि मेरी आमदनी घर की जो है 4-5 हजार रुपए है, तो मुझे वापस लकड़ी पे और कोयले पे आना पड़ेगा खाना। रुपेश जी, वापस उज्ज्वला योजना के बाद में लकड़ी पे आना पड़ रहा है महिलाओं को, क्या कहेंगे? जो उज्ज्वला योजना एक दी गई थी, महिलाओं के लिए दी गई थी और बोला गया था कि ये उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी योजना है और इसके बाद अब ये जो लकड़ी और चूल्हा चौके से जो महिलाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और उज्ज्वला योजना एक उज्जवल तरीके से लेकर के सामने आएगी। महिलाओं ने तो अब कहना शुरू कर दिया कि सिलेंडर हम भरवा ही नहीं पाएंगे। का लाभ क्या हुआ लोगों को? जी, आपके अपने विशेषज्ञ हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। उज्ज्वला का लाभ क्या हुआ, उस स्कीम का क्या लाभ मिला, ये आपको चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। जी, आपको ये कहना कि महंगाई हो गई, लोगों ने गैस सिलेंडर बंद कर दिए, लोगों ने गाड़ी बंद कर दिया, पता करिए कि पहले एलपीजी चुनाव परिणाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए गैस सिलेंडर पे, बता रहे हैं। जी जी बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, बात सुनिए ना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल वैश्विक परिस्थितियों के आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी स्थिति होती है, सरकार मजबूर होती है, तब ऐसे निर्णय को लेना पड़ती है और जनता जानती है कि सरकार की नीयत साफ है। इस सरकार में जनता के पैसे से लोग मौज नहीं करते हैं, विदेशों की सैर नहीं करते हैं, जनता की सेवा में पूरे 24 घंटे ये सरकार तत्पर उपलब्ध है, ये जनता भी जानती है। और यही परिणाम 2022 में दिखा, 2019 में दिखा, 2017 में दिखा, 2014 में। परेशानियों पे कोई लिंक नहीं है। अभी नीति आयोग ने खुद उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे निर्धन प्रदेश करार दिया, सबसे पिछड़ा प्रदेश करार दिया है। उसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मोदी जी, अमित शाह जी और इनके जो भाजपा के अध्यक्ष भर भर के तारीफ करते हैं। तो तारीफ करना और सत्ता में आना और जो असलियत है, ग्राउंड रियलिटीज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ मीडिया के जरिए, ऐड के जरिए उस पर पर्दा ढकने की कोशिश करते हैं, जबकि उज्ज्वला योजना में इनकी खुद की सरकार की रिपोर्ट बताती है कि 70% लोगों ने दूसरा सिलेंडर नहीं लिया।
जिन लोगों ने पहला सिलेंडर लिया था 70% लोगों ने दूसरा सिलेंडर नहीं लिया, फिर लोग जो है तीसरा सिलेंडर नहीं ले पाए और लोगों ने चूल्हे को काट के, सिलेंडर को काट के चूल्हे बना दिए हैं। उसकी तस्वीरें बहुत फेसबुक पे, मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो महंगाई की वजह से लोगों, एक तो इनकम कम है, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा ऊपर से सरकार जो है महंगाई की मार लगातार बढ़ाई जा रही है। यही सरकार कहती थी 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अपनी बार मोदी सरकार। अब ये सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें तो उल्टा फर्क है। ये लगातार महंगाई बढ़ा जा रहे हैं, धल्ले से महंगाई बढ़ा जा रहे हैं। पहले जो आपने देखा होता पेट्रोल इन्हीं की सरकार में जो बढ़ाया है 35 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे से बढ़ाया है। अब लगातार 2 दिन से ये 80 पैसा बढ़ा रहे हैं। 2 दिन में ₹1.60 जो है पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं और सिलेंडर के रोज रेट 50 रुपए बढ़ चुके हैं। तो ये लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और टोल टैक्स में नितिन गडकरी जी कह रहे थे टोल टैक्स और बढ़ाएंगे। जहां दिल्ली से लखनऊ के बीच में 1 टोल टैक्स या 2 टोल टैक्स होते थे, अब वहां टोल टैक्सों की संख्या बढ़ जाएगी। अब जो है आपको नंबर प्लेट लगाने के पैसे पड़ेंगे। अब हर तरह से वैट बढ़ गया, हर तरह से जनता का ये दोहन कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कभी भी जो है जनता के मुद्दों पर नहीं लड़ा। इन्होंने हमेशा इलेक्शन जो है धर्म जात पे लड़ा और लोगों को वर्गला दिया, लोगों को बहका दिया और धर्म के प्रति उनको इमोशनल कर दिया। इन्होंने कभी भी इलेक्शन जो है विकास के नाम पे और सस्ता होने के नाम पे नहीं लड़ा। 2014 में लड़ा था, उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी जीते, लेकिन उन्होंने कोई भी वादा जनता का पूरा नहीं किया है। अब इनमें हिम्मत नहीं है कि महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, लोगों को अच्छी सुविधा के नाम पे वोट मांग सके। ये इन्होंने ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शादाब हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं। शादाब हुसैन जी, चुनाव के ठीक बाद महंगाई की मार जो जनता पर पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जब से सरकार बनी है मोदी जी की जी, तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये अभी इलेक्शन चुनाव, ये जब तक ये लोग सरकार में नहीं, तब तक ये लोग खुद धरना प्रदर्शन घेराव करते थे महंगाई के मुद्दों को लेकर। सिलेंडर लेकर के घूमते थे सर पे, चाहे हाँ सिलेंडर है, सब्जी रख कर घूमते थे सर पर, सिलेंडर रख कर घूमते थे। तो पेट्रोल गैस का मामला हो या सिलेंडर का मामला हो, ये लोग खूब धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब इनकी सरकार आई है तो लगातार महंगाई बढ़ने से घर घर हर परिवार परेशान है। तो इन्होंने एक और नीति अपनाई है कि ये विपक्ष के लोगों को डरा धमकाकर इतना रखा जाए कि ये आवाज न उठाने पाए। ये अभी उत्तर प्रदेश के जो है चुनाव हुए हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जो है अगर सरकार से या उज्ज्वला गैस योजना से परेशान होते लोग, अगर सरकार से संतुष्ट न होते तो सरकार हमारी क्यों आती। तो ये एक पैमाना इन्होंने रख दिया है कि अगर दोबारा सरकार बन रही है तो सारे लोग संतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, कई गुना बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ने से हर परिवार परेशान है। गैस हो या पेट्रोल हो, ये हर परिवार को प्रभावित करता है। तो सरकार को ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के ऊपर ये एनालिसिस करे कि कितने वर्षों में कितनी महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार में तो कोई पैमाना है ही नहीं कि कब, कितने दिनों में, महीने में भी, साल में कितने बार और कितनी महंगाई बढ़ेगी। पैमाना है चुनाव के पहले महंगाई कम होगी और चुनाव के बाद में महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये तो कारपोरेट के ठीक है, हमारे साथ आकिब नावेद जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आकिब नावेद जी, आपकी पार्टी ने महंगाई को लेकर के बहुत मुद्दा उछाला, चुनाव के बीच भी काफी जोरदार ये मुद्दा आपकी पार्टी में देखा गया। प्रियंका गांधी लगभग रोड पर महंगाई के मुद्दे को उछालती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। क्या महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं था? मैं सबसे पहले आपको जो है बधाई देना चाहूंगा कि इस जाति और धर्म से ऊपर उठकर आज आपने एक बहस जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और जो जनता की जो जायज मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपने ये बहस रखी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार जो प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये किस मुद्दे पर, किस इनका मॉरल ग्राउंड है। ये खो चुके हैं कि ये महंगाई और जो है लोगों की परेशानियों के ऊपर बात करें। अभी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि जो है सरकार की नीयत साफ है। अरे सर, पेट्रोल और डीजल पर ये सरकार जनता से उगाही कर रही है।
एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो 28-30 रुपए जनता से उगाही की जा रहे हैं, यही पेट्रोल और डीजल जो 100 रुपए लीटर बिक रहा है, अगर एक्साइज सरकार ये घटा दे तो 60 रुपए लीटर से ये तेल आज भी बिक सकता है। यूपीए की जब सरकार थी 2014 में जब सरकार गई तो क्रूड ऑयल के दाम करीब करीब $140 पर बैरल थे। आज भी उस लेवल पे ये प्राइस नहीं आ पाए हैं। आज भी मैं देख रहा था करीब $112-113 जो पर बैरल का रेट है, और उसके बावजूद ये तेल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। ये सरकार जानबूझ करके जो है पैसों को बढ़ाए हुए है और जनता से ये उगाही कर रही है। लूट है ये, आर्थिक जो लूट है ये जब तक बंद नहीं होगी, क्योंकि इनको चुनाव में जीत मिल जाती है, ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे। इनका पैमाना भी, हमारे साथी ने कहा था कि इनका पैमाना जीत है। ये जब जीत रहे हैं तो ये जनता का ऐसे ही निचोड़ते रहेंगे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाने के बाद कही थी कि 100 स्मार्ट सिटी, मैं तो आज भी दूरबीन लगा के चश्मे से देख रहा हूं कि 100 स्मार्ट सिटीज कहां है। जो विकास की बात थी, जो हर सांसद को गांव जो गोद लिए थे सांसदों ने, वो गांव कहां है, वो विकास वो कहां है। अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, महंगाई दर हिंदुस्तान आज 10वें नंबर पर है। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है महंगाई को डिफेंड कर रहे हैं? ये बनाई हुई महंगाई है, अपने पूंजीपतियों को जो उनके मित्र हैं उनकी जेबों को भरने के लिए। जो एनपीए 2014 में 52 लाख करोड़ था, इस वक्त आज जो 22 का आंकड़ा है वो एनपीए 116 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। आपने हिंदुस्तान के बजट को जो है झोंक कर दे दिया है। प्राइवेट जो सेक्टर है, आज जो पूंजीपति हैं, जो हमारी असंगठित क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी, आपने उसको बर्बाद कर दिया है। जो संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी उसको भी आप नीचे लेकर करके आए हैं। जो जीडीपी हमारी 10% पर जो है वार्षिक की दर से बढ़ रही थी, उस जीडीपी का क्या हाल है? अगर 2014 के बाद उसी नीति को ये लोग आगे बढ़ाते और 10% गलत जीएसटी नोटबंदी को ये न लाते तो हम इस वक्त 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात थी, हम उस लोग को पार कर चुके होते। इस देश को बर्बाद करने का अगर किसी पार्टी को जाता है, पूरे 70 सालों के इतिहास में इतनी बुरी और इतनी असफल सरकार किसी पार्टी ने नहीं चलाई है जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल गुजरा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इससे भयानक और डिजास्टर कार्यकाल हिंदुस्तान ने आज तक ज्ञात इतिहास में आजादी के बाद से नहीं देखा है। जितनी लूट इन लोगों ने मचाई है उतनी लूट तो अंग्रेजों ने नहीं मचाई है। जितनी लूट इन लोगों ने मचा रखी अपने ही लोगों के साथ, अपने ही जनता के साथ, सिर्फ उनके ऊपर जो जाति और धर्म का चश्मा उनको लगाया गया है, और उस जाति और धर्म के नाम पर जो अपने ही देश को जो बांटो और राज करो तोड़ो की नीति अपना रहे हैं, और हिंदुस्तान को बर्बाद करने का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको जनता देख रही है। इनके जो काट के जो है वो बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। हो सकता है कि कुछ सालों के लिए कुछ जनता इन लोगों को जाति और धर्म के नाम पर वोट दे, लेकिन अंततः एक दिन वो आएगा। ठीक है, आएंगे आकिब जी आएंगे आपके पास। रुपेश गुप्ता जी, आपने बात सुनी आकिब की। आकिब जी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ती है। सिर्फ मैं कुछ बातें समझा जी बताएं। उनका सही कहना है कि इससे बुरा कार्यकाल उन्होंने कभी किसी का नहीं देखा, क्योंकि कांग्रेस का इससे ज्यादा पतन हो नहीं सकता था। कांग्रेस को कांग्रेस की हैसियत दिखा दी जनता ने, कहां से कहां लाके बेच दिया। इस प्रकार से अंग्रेज बन के कांग्रेस लूटी की देश वोट डालो राज करो की राजनीति करती थी। लेट आए इसके लिए कपिल सिब्बल अपील लगाते हैं। अब चुनाव में हम धर्म के आधार पर वोट मांगने गए क्या? वेलफेयर स्कीम चलाई क्या? हमने धर्म के आधार पर आज गरीबों की कोई सुनने वाला है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है कि कांग्रेस का पतन भी अगर किसी ने किया है, कांग्रेस को सही बिल्कुल राह रास्ता दिखाने का काम किसी ने किया है, कांग्रेस की डुगडुगी पीटने का भी किसी ने काम किया, तो वो ये देश के प्रधानमंत्री। सुन लीजिए आकिब जी सुन लीजिए, आपके पास आएंगे, सुन लीजिए आप। ये और ये कहते नियत तो इनकी इतनी खराब थी भाई साहब। उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ सकती थी। अरे आप मुझे बताओगे, राहुल गांधी के खिलाफ लड़की ही लड़ी थी। राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़की ही लड़ी थी। पंजाब में लड़की नहीं लड़ेगी, गोवा में लड़की नहीं लड़ेगी, तो हाथरस में होंगे, राजस्थान में कोई चर्चा नहीं करोगे। आप उत्तर प्रदेश सब कुछ आदमी जानता है कितना कौन झूठ बोल रहा है। आपकी नीयत यदि सही होती, 2022 के होते, पंजाब में आपकी दुर्गत हुई,
गोवा में दुर्गत हुई, मणिपुर में दुर्गत हुई, उत्तराखंड में दुर्गत हुई और उत्तर प्रदेश में सबने देखी। अब उसके बाद अब जनता के जनादेश को इनकार कर रहे हैं, क्या मतलब? आंकड़ों पे बात की, अब क्या कहना चाहते हैं? अब झूठ बोलते थे, कभी कहते थे ईवीएम गलत हो गई, कभी झूठ, सारे जुमला ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास थे। आप ही थे जिसने कोरोना की वैक्सीन टैक्सियों के नंबर दिए बसों की, A+B का होल स्क्वायर +2 है भी, ये दुनिया देख चुकी है। जरूरत थी कि पूरे देश के राजनीतिक दल सब एकजुट प्रतिबद्ध हों उनकी सुरक्षा के लिए। उस समय आप राजनीति कर रहे थे। जनता समझती है वो गरीब है, भोली भाली है, लेकिन आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब उसकी आंख नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे दोनों लोगों के पास आएंगे। राघव दत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। राघव दत्त मिश्रा जी, आपसे भी यही सवाल है कि चुनाव के ठीक बाद जो महंगाई है वो जनता के ऊपर एक बार फिर चढ़ के आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार जो अखिलेश यादव जी भी ट्वीट कर महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं, और जो भाजपा है वो भाजपा कह रही है जनता ने हमें चुना है और जनता सही क्या है गलत क्या है ये सब जानती है। क्या कहना है आपका? तो सभी लोगों को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से मैं अपनी बात को और अपनी पार्टी की बात को प्रबल संबल प्रदान कर पाऊंगा जी। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जनता ने उन्हें जिता दिया, यही पर्याप्त है कि वो सब कुछ सही है। तो सबसे पहले ये भ्रम वो निकालें कि जनता ने अगर उन्हें जिता दिया है या वो किसी कारणवश या किसी कैसे भी वो जीत गए हैं तो वो 100% सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये जानना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें कहां कहां असर करती हैं। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आने वाला गल्ला, गरीब की आने वाली रोटी, गरीब का आने वाला गेहूं, गरीब की आने वाली सब्जी, देश में हर एक निचली से निचली स्तर की चीज के भी दाम बढ़ जाते हैं। इनका कहना था कि जंग चल रही थी, कोरोना काल था, जंग बहुत दिनों से स्टार्ट हो गई थी। आपने चुनाव के टाइम में पेट्रोल डीजल पे 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। क्या ये आपकी नीति राजनीतिक नीति नहीं थी? ये आपकी सोच राजनीतिक नहीं थी? फिर आप ये बताइए पेट्रोल और डीजल का मूलधन क्या है? मूलधन के विषय में आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? और कितना टैक्स आप लगाते हैं? अगर जनता के हित में टैक्स को कम किया जा सकता है तो वो कम क्यों नहीं होता है? आज आपकी उज्ज्वला योजना बुज्जला योजना हो गई है। गरीब के घर के सिलेंडर जो आपने लोगों को बेवकूफ बना के दिला दिए, उनकी गरीब की थोड़ी बहुत आय जो इकट्ठी करी थी वो लाइन में लगा के सिलेंडर दे दिए। आज वो सिलेंडर स्टूल का काम कर रहे हैं। वो गरीब आज उन सिलेंडरों से रोटी नहीं पका रहा है। आपने जनता के साथ धोखा किया। मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी जी से आज पूछना चाहता हूं, जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो सड़कों पे धरना दे रही थी, आज वो कहां है? आज 1000 रुपए का सिलेंडर क्या 350 से भी कम है? क्या उनकी मैथमेटिक्स इतनी प्रबल है जो उन्हें 350 और 1000 का डिफरेंस नहीं पता? और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस या किसी दूसरे दल को, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, आपके ही पार्टी के एक बहुत शीर्ष स्तर के नेता ने कहा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे हंस रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट देश में नहीं आ पाई है, इस कारण ये लोग हंस रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी भारत में परचम लहराएगी। तो ये बात आप भी ध्यान रखिए कि वक्त अगर उनका नहीं रहा तो वक्त आपका भी झूठ और छल फरेब का नहीं रहेगा। छल फरेब से बहुत दिन नहीं टिकता है। आपने केवल और केवल जनता की भावनाओं से खेला है। आप जनता के विकास के हित में कोई कार्य आपने नहीं किया। आपने एक भी कार्य विकास हित में किया हो तो आप बताइए। आपने पूरे चुनाव भर उन्हें गल्ला दिया। अब चुनाव के गल्ले के सामान कम क्यों हो रहे हैं? आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। आप टैक्स बढ़ाते हैं। आपने नोटबंदी करी, क्या फायदा किया? कितना काला धन निकल के आया? आपने नंबर प्लेट का एक सूफा बदल दिया। आपको हर आदमी नंबर प्लेट का उसमें कर रहा है, ऑनलाइन वो नंबर प्लेट आ रही है, उसमें स्कैनर आ रहा है। कितनी गाड़ियां आपने चोरी की पकड़ ली? कितने आतंक दाऊद को आप पकड़ लाए क्या?
आप जनता से भावनात्मक खेलते हैं। आप राजनीति करते हैं हिंदू और मुसलमान की, आप राजनीति करते हैं धर्म की। ठीक है, आएंगे रुपेश गुप्ता जी। जी जी, लगातार कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर बार बार वही सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो धर्म की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? जैसे बताएं भाई साहब, हमें बताएं धर्म की राजनीति कैसे होती, जैसे बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है राघव दत्त जी, बोलिए। आधार पे धर्म की जिन्ना हमने बोला था क्या? मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिन्ना हमने बोला था। नहीं, जिन्ना आपने नहीं बोला था, लेकिन ये बेसमय के ऊपर कश्मीर की बाउंड्री हमने बनवाई थी क्या? कश्मीर फाइल्स का राम मंदिर हमने 370 और 35 से, ये क्या कोई धार्मिक मुद्दा है क्या? आप बोलने नहीं देना चाहते। राम मंदिर अगर धर्म के आधार पे होता, ये ना, आप बात सुनिए ना, आपने विकास की कितनी राजनीति करी, डॉलर और रुपए में कितना अंतर आपने कर दिया। आज 72 और 75 रुपए का, 72 और 75 रुपए में डॉलर है। धर्म 21 से 22 रुपए है, कितना अंतर कर दिया। अर्थव्यवस्था में आप फेल हैं, आपने क्या अंतर कर दिया? आप बताइए ना अपने विकास। आप अपनी तुलना उन देशों से करते हैं जो आपसे कई गुना नीचे हैं। आप अपनी तुलना उन विकसित देशों से क्यों नहीं करते जो आपसे कई गुना ऊंचे हैं? ठीक है, रुपेश जी को जवाब दे देने दीजिए। राघव जी रुपेश जी को जवाब देने दीजिए। जो जनता के साथ छल करती है, जो जनता के छल पर, भावनाओं पर वोट लेती है, जो हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर वोट लेती है, और यही स्थिति आपकी रही तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वो पंक्तियां कही थी, वो पंक्तियां दोबारा दोहराई जाएंगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो सुबड़ा कांग्रेस का नहीं हुआ वो भाजपा का भी नहीं मिलेगा। आप भ्रष्टाचार की बात ऊपर से नीचे तक के सारे नेता निकाल लीजिए और सबकी जांचें कर लीजिए। सबकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी पिसता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेता रईस होता चला जा रहा है। ऐसी कौन सी मशीन है? गरीब आदमी डीजल पड़ाता है, गरीब आदमी पेट्रोल। ठीक है राघव जी जवाब भी ले लीजिए। रुपेश जी जवाब दीजिए। आएंगे राघव जी आपके पास वापस आएंगे। रुपेश जी जवाब दीजिए राघव जी की बात का। किस चीज का जवाब दूं बताइए, किस बात का जवाब दूं बताइए? लगातार कहीं ना कहीं राघव जी का ये कहना है कि भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा के आलाकमान है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ रहे हैं और जो आम जनता है वो आम जनता पिसती चली जा रही है। तो जनता हमें नकारती नहीं, हमें कुछ गलतियां थी तो जनता ने हमें नकारा। तो हमारी बातें ना करके आप अपनी बातों को करिएगा, अपना उत्तर दीजिए, हमें मत बताइए। ठीक है राघव जी, ठीक है, नहीं हुआ जवाब ले लीजिए। सरकार ने एक दे दिया जो लखनऊ तक पहुंचाता है लोगों का पेट का बिना पानी हिले, और आपके यहाँ जो। ठीक है रुपेश जी जी जवाब दीजिए राघव जी की बात का। जिस बातों की प्रमाणिकता नहीं उसका मैं क्या जवाब दूं? प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जी कहीं कहना है, जो राघव दत्त जी हैं उनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो आला कमान है जो सरकार के, वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ रहे हैं और जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो नीचे की तरफ बढ़ जा रही है और पिसती चली जा रही है। क्या कहेंगे? इसका प्रमाण लोकतंत्र में चुनाव से बेहतर क्या होता भाई साहब? जी आप बताइए। नहीं आप बताइए ना, चुनाव का परिणाम इसको क्या माना जाए? क्या जनता ने इसे स्वीकार किया जो आपने कहा? चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो राघव दत्त जी का कहना है कि जनता कहीं ना कहीं आंख बंद करके बैठी हुई है, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे नहीं है, और हिंदू मुस्लिम की बात करके भाजपा सरकार कहीं ना कहीं देश में बढ़ने का काम करती है। लगातार ये आरोप विपक्ष की तरफ से भाजपा सरकार पर देखा जा रहा है कि लगाते चले आ रहे हैं, और चुनाव के समय भी ये आरोप लग रहे थे। मैंने ये कहा, जिस जनता को आपने भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से हिंदू मुसलमान करके उनका छला है, आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। आप छला है भाई साहब, जो मैंने आपसे पूछे छला है, आपको नहीं मालूम? आप तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, आपको बेहतर पता होगा। अब ये भी मुझे 14 में मतलब जनता के जनादेश को 14 में भी चलते हैं, 17 में भी चलते हैं, 19 में भी चलते हैं, 22 में भी चलते हैं, तो 24 में भी चलेंगे और 27 में भी चलेंगे। क्योंकि अरे रुपेश जी जनता ने अगर आपके ऊपर इतना भरोसा जताया था और आपको अगर सरकार में फिर चिंता लेकर के राजनीति से बहुत दूर कर देगी। सुन लीजिए राघव जी एक मिनट, एक सवाल। रुपेश जी
जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ जिता के सरकार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भी सरकार आई, तो जनता का क्या ये चुनाव के बाद और मतगणना के बाद जो जैसे सरकार बन के आई तो जनता ये चाहती थी कि आप महंगाई दोबारा से बढ़ा दें, जो आप 4-5 महीनों से जो रुकी हुई थी, और 5 महीनों के बाद ये लगातार 50 रुपए का इजाफा जो हो जाता है गैस सिलेंडर के दामों में, तो ये 5 महीनों में सरकार कहां थी, ये देख नहीं पा रही थी, जो एकदम से 5 महीनों के बाद महंगाई बढ़ा दी और सिलेंडर के दाम 50 रुपए का इजाफा कर दिया। आम जनता पर कितना असर पड़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव में लोग रहने वाले हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ेगा। वहां का जो गांव की जनता है उसकी मोदी सरकार ही कहती है और ये सरकार सामने ही बताती है कि 32 रुपए इसीलिए प्रति नागरिक के हिसाब से कमाई है आज ग्रामीण जनता की, लेकिन 50 रुपए का इजाफा अगर कर दिया जाए तो ग्रामीण की जनता है, जो गांव की जनता, उस पर कितना असर पड़ जाएगा, ये सोचा आपने? अब मैं आपको बताता रहा हूं जी, आज तक के इतिहास में भारत में इस प्रकार की कोई भी राशन की योजना चली। इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुना कि कोरोना के काल में किस प्रकार से गरीब परेशान होगा, हमारा कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा ना सो सके, उसके लिए मुफ्त राशन की योजना चलाई कि नहीं चलाई? क्या ये गरीबों के लिए सहूलियत नहीं थी? उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री हमने जनता ने हमें चुना है, आपको क्या आपत्ति क्या है भाई? नहीं, क्या गरीबों का ये मजाक नहीं उड़ाया गया? मतलब राजीव गांधी की फोटो लगेगी, इंदिरा गांधी की फोटो लगेगी, सोनिया गांधी की फोटो लगेगी, अखिलेश यादव की फोटो लगेगी, नरेंद्र मोदी की फोटो ना लगे, योगी जी की फोटो ना लगे, आपके हिसाब से चलेगा फिर? अरे जी, ये गरीबों का मजाक उड़ाया गया। जितने का प्रचार किया उससे आधे की जनता की मदद कर देते आप तो जनता ज्यादा खुश हो जाती। 70 रुपए के झोले में पंप क्या बरामद हुआ है ना, जितना पंप जैन साहब क्या बरामद हुआ उतना लगा देते लोगों में। क्वेश्चन से क्यों भागते हैं आप लोग? क्वेश्चन से क्यों भागते हैं? अगर हम गंगा जी की बात करें आप समुद्र की बात करने लगते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने जो प्रचार किया है, इस प्रचार प्रचार में अरबों रुपया फूंक दिया, ये जनता की सेवा में लगा देते तो जनता जनार्दन ज्यादा खुश होती। जनता की सेवा हुई है, गरीबों को राशन जनता को मिला, उज्ज्वला चूल्हा जनता को मिला, घर पे छत जनता को मिली। आपको क्या मिली? आपको लाल टोपी मिली है। नहीं, हमें जो मिला है वो हम अपनी पार्टी के प्रति सजग हैं और ईमानदार हैं। हम वो लोग नहीं है जो पार्टी के प्रति पार्टी का खून चूस लें और पार्टी को बिल्कुल लूट डालें और पार्टी को खत्म कर दें और अपनी बिल्डिंगें बना लें, अपने प्लाट खरीद लें और 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे चलने लगे। हम वो लोग नहीं है। हमें लाल टोपी मिली है, हम सम्मान करते हैं इसका। माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनका सम्मान करते हैं। तो किसे क्या मिला है आप इन बातों में मत जाइए। मुझे बहुत कुछ पता है कि आपको क्या मिला है और हमें क्या मिला है, इसलिए इन बातों पे ना जाते हुए अगर हम पार्टी की और जनता हित की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी तकी जी, क्या कहना चाहते हैं? जी बताएं। उत्तर प्रदेश का और बाकी 4 प्रदेशों का चुनाव के परिणाम आए हुए काफी दिन हो गया। 10 मार्च को आया था और आज 23 मार्च है। आज तक हमारे योगी जी जो है वो शपथ नहीं ले पाए। पता नहीं कौन सी ऐसी माता बच्ची हो रही है। शपथ लेना इतना मुश्किल काम है कि उनको 15 दिन लग रहे हैं शपथ लेने में, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और सब कुछ को बुला रहे हैं, बहुत आयोजन कर रहे हैं। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो प्रदेश देश का सबसे निर्धन प्रदेश है। और वही हमारे आम आदमी पार्टी के भगवत मान ने पंजाब में शपथ ले ली है और शपथ लेते ही उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, काफी वादों पे काम करना शुरू कर दिया है। अब पंजाब में किसी भी जगह पे, किसी भी सरकारी जगह पे किसी मुख्यमंत्री का, किसी नेता का की फोटो नहीं लगेगी। वहां बाबा भीमराव अम्बेडकर की और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी। उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। वीआईपी की सिक्योरिटीज ले ली बहुत सारे, और किसी वीआईपी को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सब आम जनता की तरह रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने किया है कि वहां पे 25,000 जो है सरकारी नौकरियां निकाली। 25,000 सरकारी नौकरियां देंगे लोगों को। वहां पे पंजाब में सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 10,000 पुलिस कर्मचारी की नौकरियां निकलेगी, 10,000 पुलिस कर्मचारी को रखेंगे। 6 बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज बना रही है जिसके अंदर वो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और सबसे अच्छे डॉक्टर्स वहां से प्रोड्यूस करेंगे। यूक्रेन जाने की लोगों को जरूरत नहीं है। आप देखा यूक्रेन युद्ध के दौरान किस बुरी तरह से हमारे देश के लोग, हमारे देश के छात्र, हमारे देश के स्टूडेंट फंस गए और भाजपा सरकार उनको लाने में पूरी तरह से नाकाम रही। उनको, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यूक्रेन में पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब उत्तर प्रदेश में, जब भारत में इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि आदमी को एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो लोग तो यूक्रेन जाएंगे।
अब जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसी यूनिवर्सिटीज बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है जहाँ पे सबसे सस्ती मेडिकल शिक्षा दी जाएगी और सबसे सस्ता कम पैसे में गरीबों के बेटे, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे जो है वहां पे डॉक्टर बनेंगे, पूंजीपतियों के बेटे ही नहीं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे। उसके बाद उन्हें कह दिया कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वहां पे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाए जाएंगे। सरदार भगत सिंह जी के नाम के ऊपर आर्मी के कॉलेज खोले जाएंगे, स्कूल खोलेंगे जहां बच्चों को आर्मी की ट्रिप में जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में भी होगा और पंजाब में। आम आदमी पार्टी का यहाँ मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा है। तो फ्री जो है ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिलेगी, जो वहां पे पहले थी वो कंटिन्यू रहेगी, वहां पे किराया नहीं मिलेगा। दिल्ली में अजमल जी मैं पूछना चाहूंगा क्या आम आदमी पार्टी का ये मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा है? तो काम जो है आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में कर रही है पिछले 4-5 दिनों में। ठीक है तकी जी अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए। आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में साफ तौर में इस चुनाव में देखा गया है। तो पंजाब में अगर चुनाव जीत करके मिला, जहाँ जनता ने चुना वहीं तो हम काम करेंगे। जहाँ जनता ने नहीं चुना हम स्वागत करते हैं उसका, भाई नहीं चुना जनता ने हमें, जहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है आकिब नवेद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार से पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने और पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, इसका कुछ आंकड़ा पेश करेंगे? जो सत्तारूढ़ दल है क्या उन लोग से हम सवाल पूछें कि हवाई सिर्फ बातें करके, जुमलेबाजी करके इन लोग निकल जाना चाहते हैं? आपने 5 साल सरकार चलाई है यूपी में, आपने कितनी नौकरियां दी, आपने कितने क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, उसका कुछ आपके पास रूपरेखा है? जी रुपेश जी, जनता ने किस लिए आपको चुना है? 5 साल में आपने क्या काम किए हैं? कितनी जनता के लिए काम कर दी? कितना रोजगार आपने दे दिया? कितनी महंगाई आपने कम कर दिया? उसका कुछ आपके पास आंकड़ा है? इनके पास आंकड़े नहीं है तो सरकार से मांग लें। 4 लाख से ऊपर हमने नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश में। इतिहास है 2007 में ना मिली, 2012 में मिली। और भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से उंगली ला रहे थे, इन्होंने लगता है 2 दिन में शपथ में सारे काम कर दिए, 2 दिन में सारी योजनाएं उतार दी। क्या आप बात कर रहे हैं? आप मजाक बना रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा था, 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी हैं आपने। अब यही तो झूठ का जनता ने जवाब दिया है कि एक पोस्ट नहीं भरी और इन्होंने पंजाब की सरकार आते ही सारे काम शुरू कर दिए। हमने 5 साल में पोस्ट नहीं भरी और ये 2 दिन में आते ही पंजाब में सारे काम शुरू हो गए। सरकारी उनकी बराबर आज सुप्रीम कोर्ट का 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी में 15 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको गल्ला देना पड़ रहा है। इसको क्या आप उपलब्धि समझते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में नौकरियां बांटी होती तो गल्ला बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिवार और लोग इतने गरीब नहीं होते जो उन्हें लाइनों में लग के गल्ला लेना पड़े, लेकिन उन्हें गल्ला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने नौकरियां नहीं बांटी और जनता के साथ धोखा किया। अरे आप 5 किलो गल्ला बांट रहे हैं, लोग 5 किलो गल्ला फ्री ले रहे हैं, गर्व से बताने वाली बात है? आप लोगों को नौकरियां दीजिए, उनको तनख्वाहें दीजिए, वो गल्ला बांटने की जरूरत पड़ रही है। गल्ला दे रहे हैं। और केजरीवाल जब कहते थे कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आपत्ति होती थी कि फ्री भी कर रहे हैं। ये जनता को मूर्ख बनाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया और ये जनता को जितना बेवकूफ समझ रहे हैं उतनी जनता जनार्दन मूर्ख नहीं है। आगे आने वाले सालों में इन्हें परिणाम भुगतने को रुपेश जी अनम्यूट कर लीजिए। रुपेश जी अनम्यूट कर लीजिए। दोबारा इस उत्तर प्रदेश के जनता चुनेगी और वो शासन। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो लोग राशन लेने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत कम लोग राशन लेते थे। अब हर परिवार के लोग राशन लेने जा रहे हैं क्योंकि आमदनी सबकी कम हो गई। अब आप बात समझे ना, अब आप इनको समझना है कि पहले राशन कहाँ जाता था, अब तो अपने आप बात का जवाब दे रहे हैं। अब राशन लोग लेने खुद जाते हैं कि उन्हें मालूम है कि सरकार मेरी मदद कर रही है। अरे आपने नौकरी नहीं थी, आप अपने नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिए? आप वैकेंसी निकालते हैं तो उन वैकेंसियों के जाते हैं। आपकी प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नाकारा सरकार थी जो अपने पेपरों को बचा के नहीं रख पाई, उनके पेपर आउट हो गए। आपने नौकरियां बता रहे, कहाँ नौकरियां, कितने को नौकरियां दे दी आपने? सब तो प्राइवेट कर दिया आपने। आपने कोरोना जैसे महाकाल में भी प्रधानमंत्री जी ने एक नंबर अलॉट किया और उसमें भी देश से चंदा लिया
और वो अकाउंट भी जो पहले इंदिरा जी के टाइम में जो अकाउंट जनता जिसकी जांच कर सकती थी आरटीआई डाल के, वो जनता की पकड़ से बाहर कर दिया। आज उस खाते की आप कोई ब्यौरा नहीं ले सकते। हमने पैसा दिया, हमने पेटीएम किया, हमने गूगल पे किया, वो पैसे का ब्यौरा क्या है? आपने जनता को कोरोना काल में भी लूटा, आपने धर्म के नाम पे लड़ाया और आप धर्म के नाम पे वोट पा रहे हैं और आप अपने 20 लाख आप करोड़ बता रहे हैं। कोरोना काल का बजट था, उसका क्या इन हुआ? भ्रमों से बाहर निकलिए। आप पीएमओ कह रहा है कि अच्छा, राघव दत्त मिश्रा जी, उसका आप लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगा रहा है, लेकिन आज मैं अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जो महंगाई ये बढ़ रही है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, आप इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं, राघव दत्त मिश्रा जी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी सरकार होती तो आप किस तरीके से इसको कम करते? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसमें वो अपनी महंगाई जनता के लिए सुलभ कर सकती है और महंगाई बहुत कम कर सकती है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो दो तरीके हैं। एक तरीका उत्तर प्रदेश सरकार से, एक तरीका केंद्र में भी उनकी सरकार है। वो चाहे तो जनता को इतना रिलीफ दे सकते हैं जितना रिलीफ कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये लोग रिलीफ देना नहीं चाहते। ये लोग जनता का खून चूसना जानते हैं, ये लोग जनता के खून से राजनीति करना जानते हैं। आपका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया आपने? कितनी चीजें? दाऊद पकड़ गया, वो किंगफिशर वाला व्यक्ति पकड़ गया, काला धन वापस आ गया, 15-15 लाख रुपए आ गए। आपने जनता को धोखे के अलावा दिया क्या है? अब जनता इसका जवाब जरूर देगी। जनता जनार्दन है, जनता राजा है, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता जवाब दे रही है, लगातार जनता जवाब दे रही है। 2022 के चुनाव में जनता ने जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे रुपेश गुप्ता जी, जनता किस तरीके से जवाब देगी आपका? जी कहिए। क्या जवाब दें? कह रहे जनता जनार्दन है, जनता राजा है, जनता ने ही वोट दिया है जी, उसकी जनता ने तो वोट दिया है ना। जनता को गुमराह किया जा रहा है। राघव दत्त जी, रुपेश जी का कहना है 22 में जनता ने जवाब दे दिया है। तो जनता की महंगाई कम करोगे कि जनता को लूट लोगे, जनता के कपड़े उतार लोगे? लूटा हुआ माल जनता को वापस कर रहे हैं, लूटा हुआ राशन जनता को कैसे रुपेश जी, किस तरीके से जनता को वापस कर रहे हैं लूटा हुआ पैसा? महंगाई बढ़ा के, बेरोजगारी बढ़ा के किस तरीके से पैसा वापस किया जाएगा जनता का? टैक्स बढ़ाते हुए, महंगाई बढ़ाते हुए, बेरोजगारी बढ़ाते हुए किस तरीके से जनता का पैसा आप वापस करेंगे? उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं आपके पास 2007 से लेकर 2022 तक के? भी बताइए, 15 साल में पेश करिए। अरे आंकड़े आप बताइए। आपसे सवाल है, आप बताइए कितना रोजगार दे दिया गया है, कितनी महंगाई कम कर दी गई है? 4 लाख से ऊपर हमने सरकार में नौकरियां दी। हमने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की, शिक्षक में भर्ती की। किसी स्कूल में एक शिक्षक नहीं हुआ करता था, आज इंटर कॉलेज में 6-7 शिक्षक हैं। संविदा पर अगर आपने रोजगार दिए होते तो आपको राशन नहीं बांटना पड़ता। व्यक्ति आपको पता ही नहीं संविदा पे खड़ा हो जाता और उसे राशन की लाइन में लगना नहीं पड़ता अगर आपने रोजगार दिए होते। आपने रोजगार नहीं दिए। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मोहम्मद तकी जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के इतने भी आंकड़े हैं, सारे झूठे आंकड़े हैं और एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल। इनके पास कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है और इनके पास ये अवेलेबल नहीं है डेटा कितने लोग बेरोजगार हैं। इनसे पूछिए कोरोना के दौरान कितने लोगों की डेथ हो गई थी, उसके सही आंकड़े नहीं अवेलेबल इनके पास। इनसे पूछिए कि कितनी बीमारियां भारत में, बीमारियों कितने मरीज हैं, उसके आंकड़े इनके पास अवेलेबल नहीं है। उनसे पूछिए कितने लोगों ने, किसानों ने बेरोजगार की वजह से और खराब कैसे आत्महत्या कर दी, उसके आंकड़े अवेलेबल नहीं है इनके पास। इनके पास किसी चीज के आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। इनके पास सिर्फ ये आंकड़े अवेलेबल है कहां से कितना पैसा कमाया जा सकता है, जनता कितना दोहन किया जा सकता है, जनता से कितना लूटा जा सकता है, अलग अलग बहाने से, टोल टैक्स से, पेट्रोल से, डीजल से, वैट से, स्कूलों की फीस से, हर जगह से जो है ये जनता को नए नए तरीके जो है ढूंढ रहे कैसे जनता को और पैसा कमाया जा सकता है। सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर के पहले एक आती थी क्षमता, उसके छोटे सिलेंडर लेके आ गए ताकि लोग 2 बार सिलेंडर खरीदने को 2 बार लूटने का मौका मिले। ये हर तरह हर जगह जो है ये रिसर्च कर रहे हैं बहुत बड़ी, जनता को हम कैसे और दो सकते हैं और को प्रत्यारित कर सकते हैं, उससे और पैसा निकाल सकते हैं
ताकि पूंजीपति जो उनके दोस्त हैं उनको करोड़पति अरबपति बनाया जा सके। अदानी अंबानी को दोनों एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति बना ही दिया है, अब तैयारी इनको कैसे विश्व का अमीर बनाया जा सके जनता का दोहन करके। दूसरे देशों में जब पूंजीपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, तो जनता का पैसा बढ़ता है, देश के पैसे की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, वहां जो है पैसे की वैल्यू बढ़ती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। हमारे भारत में ये लोग अमीर बन रहे हैं, देश गरीब हो रहा है, देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। कितने लोग जो है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, कितने लोग देश में कोरोना के बाद गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, 22-23 करोड़ लोग नीचे आ गए। तो ये कैसे करोड़पति उद्योगपति बन रहे हैं कि हमारे देश में जो है लोग गरीब हो रहे हैं, एक दूसरे करोड़पति और उद्योगपति बनने का जश्न मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों में अमीरों के बीच में खाई को बहुत बढ़ा दिया है, और कुछ चुनिंदा लोगों को ये पैसा कमवा रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं, जिनको सहयोग करते हैं चुनाव में और खरीद फरोख्त में। बाकी जो है ठीक है, समय कम है सैयद मोहम्मद जी, एक आखिरी सवाल सबसे ले लेते हैं। मोहम्मद तकी जी, समय कम है, एक आखिरी सवाल सबसे ले लेते हैं। आखिर नावेद जी, जो महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, अगर आपकी सरकार दोबारा से चुन के आती तो किस तरीके से, ये भाव है एक तरीके से, अब आप अपने बता सकते हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो महंगाई की जो मार ये जनता पर पड़ी है, ये आपकी सरकार किस तरीके से कम करती? हो सकता है कि आपकी बात सत्ता सरकार तक पहुंच जाए और महंगाई जो लगातार बढ़ रही है और वो कम हो जाए, तो अगर आपकी सरकार होती तो महंगाई पर किस तरीके से लगाम लगाती? सबसे पहले जो महंगाई का जो सबसे मूल कारण होता है, जो ईंधन है, जिससे देश में सारा माल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ईंधन के जरिए किया जाता है। खेती हमारी ईंधन से होती है, जो ट्रांसपोर्ट होता है माल का वो ईंधन से होता है। तो सबसे पहले जो कांग्रेस के पीरियड में 2014 में, मैं वही बार कह रहा हूं कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ईंधन पर उगाही कर रही है, हम जो महंगाई को कम करने के लिए उसको हम सब्सिडाइज करते थे, हम उल्टे उसमें जो है सरकारी पैसा उसमें लगाते थे ताकि जो कीमतें हैं तेल की ये काबू में रहे। इस वजह से महंगाई कम रहती थी। जो ये गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है पेट्रोल और डीजल पर, इसको तत्काल प्रभाव से कम किया जाए, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें 50-55 रुपए में आए और जनता को त्वरित रूप से राहत मिले। और इसका असर आपको एकदम इंस्टेंटली आपको दिखाई देने लगेगा। इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। जो पहला स्टेप है लेने का कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो लूट है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, शादाब हुसैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। शादाब हुसैन जी, जो जनता है उस पर जो महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और जनता ने भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं इस बार जो मतदान हुआ था, जो वोट दिए जनता ने, जो भाजपा सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ लेकर के आई, तो क्या लगता है आपको सरकार से जनता ने कितना लगाव लगा करके रखा है और क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को पीछे करके और जनता ने सरकार चुनी है? और सरकार चुनते के बाद ही महंगाई की मार अब जनता पर दोबारा फिर से पड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप शादाब हुसैन जी? देखिए हम बताएं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। देश की आजादी से लेकर आज तक ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये लोग जब सत्ता में नहीं थे तब यही इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करते थे, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते थे, मुद्दा बनाते थे। ये आम दिनों में तो ये लोग बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। इन लोगों ने ये मैसेज दिया है भोली भाली जनता को हमारी कि ये एक तरीके से हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम भी अपनी तरह से शुरू कर चुके हैं। संविधान पर इनका विश्वास नहीं है, जैसा कि सभी जानते हैं कि ये मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग हैं। इसी देश में ये भारतीय जनता पार्टी के एक लोग हैं जो महात्मा गांधी के ऊपर सवाल उठाते हैं, राष्ट्रपिता के ऊपर को अपमानित करते हैं समय समय पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा, और इसी देश में गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं, गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं और मंदिर बनाते हैं। इसी देश में क्या जरूरत पड़ी है, जब एक संसद हमारा बनना हुआ है तो धर्म संसद चलाकर इसी देश के रहने वाले लोगों को धमकी खुलेआम धर्म पे बात नहीं हो रही है, धर्म पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात हो रही है।
ठीक है शदाब हुसैन जी। राघव दत्त मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी कि जो जनता पर महंगाई की मार ये लगातार जो पड़ रही है, तो जनता ने कौन से मुद्दे को लेकर के भाजपा सरकार को वोट दिया और भाजपा सरकार फिर प्रचंड बहुमत से इस बार प्रदेश में फिर से आई, तो क्या मुद्दे ऐसे चूक रह गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो जनता है वो बहुत भोली है, बहुत भोली वाली जनता है। ये जनता ऐसी जनता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस जनता को भारतीय जनता पार्टी विकास और अर्थ और नौकरी और देश के और प्रदेश के कई ऐसे मुद्दों से दूर ले गई जिन मुद्दों में वो फेल थे। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो से जनता को दूर ले गई क्योंकि मैनिफेस्टो उन्होंने पूरे नहीं किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस भोली वाली जनता को हिंदू मुस्लिम में, धर्म में भावनात्मक रूप से हर जगह ऐसा फांस दिया कि वो जनता वो ये समझ नहीं पाई कि हमारे लिए पहले जीविका जरूरी है या पहले हमारे लिए धर्म जरूरी है। ये ऐसा प्रोपगेंडा एक तैयार कर देते हैं कि जैसे हिंदू पूरा जो है, इनकी सरकार में हिंदू खतरे में आ जाता है। ये जब शासन में होते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाता है, हिंदू बहुत कमजोर हो जाता है। ये हिंदुत्व के लिए ऐसे प्रोपगेंडाओं का इस्तेमाल करते हैं जो है ही नहीं। हमारा देश एक वो बगीचा है, वो गुलदस्ता है जिसमें लाल फूल भी हैं और हरे फूल भी हैं, नीले फूल भी हैं, काले फूल भी हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस गुलदस्ते को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं करते क्योंकि ये विकास की राजनीति को नहीं जानते। इन्हें सत्ता में आने के लिए छल से, दम से, धन से कैसे भी आना है तो ये भोली वाली जनता को परेशान करते हैं और यही उन्होंने किया। इन्होंने जनता को बहकाया और बहका के वोट लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जनता का जैसा फैसला रहा। मैं उस विषय पे कोई आगे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरा वादा है कि माननीय अखिलेश जी जब सरकार में आएंगे तो जनता वाकई ये बात कहेगी कि अखिलेश जी जैसा नेता ना था, ना है और ना होगा। जय समाजवाद। ठीक है रुपेश गुप्ता जी, 22 में सरकार में तो आप आ गए और जनता ने आपको चुन लिया, तो क्या यही इनाम आपने जनता के चुनने के बाद जनता को वापस दिया है? क्या कहेंगे? जनता फिर हम पर अपना विश्वास जताएगी और अभी कुछ लोग कह रहे थे तो मैं उनसे कहूंगा कि इससे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सलाह दें, वो अपनी पार्टी को समाप्त कर लें। जब उन्हें मालूम है जनता खुदी है, आपकी सलाह की आवश्यकता आपकी पार्टी को है महोदय, नहीं होता। ठीक है राघव दत्त जी, रुपेश जी को बोल दीजिए। तो फिर आपको चुनेगी क्यों? जवाब ले लीजिए रुपेश जी, आप बोलिए। भोली जनता आपको क्यों चुनेगी? जब आपने कह दिया जनता भोली है, जनता वो है, जनता भावुक हो जाती है, तो फिर आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था खत्म कर दीजिए। 24 में भी आप नहीं जाएंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सलाह मत दीजिए, आप अपनी सलाह अपनी पार्टी में दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है रुपेश जी, भोली वाली जनता जो है वो 24 में भी हमारे साथ रहेगी क्योंकि जनता भोली है। जनता लेकिन इतनी समझदार है कि जानती है। यही घमंड आपको महोदय ले डूबेगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक अहम मुद्दे पर जो आपके सामने बात हुई, महंगाई को लेकर के आपके सामने चर्चा में हमारे साथ सभी मौजूद रहे, जो भी हमारे साथ में गेस्ट थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए और जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को जनता समझना नहीं चाह रही है और इस मुद्दे को समझना चाहिए क्योंकि देश में महंगाई जितनी बढ़ती चली जाएगी और जो हमारे क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उन पर महंगाई का कितनी मार पड़ेगी। दूध लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं और अगर बात करें घरेलू उत्पाद की तो घरेलू जो भी चीज़ें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है। तो इस पर जो आज चर्चा हुई इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर हम नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे कल शाम 7 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।